बायोटेक्नोलॉजी, इस टॉपिक को बच्चों हम रिवाइज करने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम दो पार्ट में इसको समझते हैं। पहला आता है बायोटेक का प्रिंसिपल पार्ट और दूसरा पार्ट है इसका एप्लीकेशनल पार्ट। बायोटेक के प्रिंसिपल पार्ट में सबसे पहले हम इसके टूल्स समझते हैं, फिर इसकी प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। टूल्स में पहली कैटेगरी आती है एंजाइम, उन्हीं से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एंजाइम की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई तरह के एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो फेमस एंजाइम है जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम का रोल ये होता है कि ये सेल को ब्रेक करते हैं, सेल वॉल को तोड़ते हैं, इससे फाइनली डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है। मतलब लाइटिक एंजाइम का मेन काम सेल को ब्रेक करना और डीएनए का आइसोलेशन करना। इनमें सबसे पहला एंजाइम आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तब यूज़ करना होता है जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, यानी बैक्टीरिया में से डीएनए आइसोलेशन करना है, तो वहाँ पर इस लाइसोजाइम एंजाइम का यूज़ किया जाता है। अगले नंबर पे आता है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज ये प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्लांट में अगर सेल वॉल डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए सेल्यूलेज एंजाइम काम आता है। इसी में ही अगला आता है पैक्टिनेज, ये भी प्लांट के अंदर सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है काइटिनेज, ये फंगस की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। मतलब यहाँ पर ये जो एंजाइम है आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किस एंजाइम का यहाँ पर क्या क्या रोल है। क्लियर? अच्छा, लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, काइटिनेज, ये एंजाइम आप अच्छे से याद रखें। अगली कैटेगरी आती है एंजाइम में क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम का काम होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए को क्लीव करने का काम करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। जब सेल में से डीएनए बाहर आ जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए ये क्लीवेज एंजाइम काम में लिए जाते हैं। क्लीवेज एंजाइम टू टाइप्स के होते हैं। इनमें पहला आता है एक्सोन्यूक्लियस, नाम से समझ में आ रहा है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो डीएनए को एंड से कट करने का काम करता है। डीएनए को एंड से कट करने वाला क्या कहलाता है? एक्सोन्यूक्लियस। दूसरी कैटेगरी आती है इसी में ही एंडोन्यूक्लियस, नाम से समझ में आ रहा है एंडो मतलब इनसाइड, तो अंदर से कट करने वाले एंजाइम को एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। ये एंडोन्यूक्लियस इंटरनल पोजीशन से डीएनए को कट करता है। एंडोन्यूक्लियस का एक सबसे फेमस एग्जांपल है और वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हर साल एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की क्या क्या खास बातें हैं? इनमें सबसे पहली खास बात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। मतलब शुगर और फॉस्फेट के बीच की जो बैकबोन चल रही होती है उस बैकबोन को ये ब्रेक करने का काम करता है। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये तोड़ने का काम करता है। और कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ये बॉन्ड को तोड़ते टाइम जो प्रोसेस काम में लेता है वो कहलाती है हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से ही ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। क्लियर? अच्छा, ये जब भी कट करता है एक स्पेशल साइट से, और जहां से ये कट करता है उस स्पेशल साइट को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जिसमें 4, 6 या 8 बेस पेयर्स होते हैं। 4, 6 या 8 बेस पेयर होते हैं, और वो भी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जिसको दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर सेम रीड हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां से काटते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट है। रेस्ट्रिक्शन साइट में 4, 6, 8 बेस पेयर होते हैं और वो भी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये ऑब्टेन किए जाते हैं बैक्टीरिया। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, ये बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये यूकैरियोट्स में नहीं मिलते, ये केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर ही देखे जाते हैं। बात आती है प्रोकैरियोट्स इसको क्यों बनाता है? तो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इसको इसलिए बनाता है ताकि ये अपने आप को एज ए डिफेंस कर सके। ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और ये अपने आप को डिफेंस कराता है वायरस से। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाने का मेन पर्पस है बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। तो वायरस से बचाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर काम में लिया जाता है। अच्छा, एक बात आती है कि ये बैक्टीरिया के अंदर बनता है, तो ये बैक्टीरिया की खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता? ये खुद के डीएनए को इसलिए नहीं काटता है क्योंकि अपने डीएनए को कट होने से बचाने के लिए ये रेस्ट्रिक्शन साइट का मिथाइलेशन कर देता है। मतलब जहां रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वहां मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है और उसी मिथाइलेशन की वजह से ये खुद के डीएनए को कट नहीं कर पाता है। आज दिन तक 900 से ज़्यादा
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया गया है फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 से ज़्यादा आरी को आज दिन तक आइसोलेट किया जा चुका है। तो आरी की ये जो खास खास बातें हैं, ये खास खास बातें आप सब ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों ये कट लगाता है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मोड ऑफ कटिंग, ये दो तरह के कट प्रोड्यूस कर सकता है। उसमें एक होता है स्टिकी एंड प्रोड्यूस करना और दूसरा आता है ब्लंट एंड प्रोड्यूस करना। स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाले का एक एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर EcoR1। EcoR1 बहुत ही फेमस एंजाइम है। इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट आप सबको याद भी रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी साइट भी याद रखनी है। और इसकी साइट होती है GAATTC। इधर से रीड करने पर GATTC, इधर से रीड करने पर भी GATTC। दोनों साइड से रीड करने पर इधर से और इधर से, दोनों साइड से रीड करने पर सेम आ रहा है, तो ऐसी साइट को हम कहते हैं पैलेंड्रोमिक। अब इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को ये EcoR1 पहचानता है और पहचानने के बाद इस G और A के बीच में कट लगाता है। यहाँ पर भी इस G और A के बीच में कट लगाता है। यहाँ पर जब ये कट लगाएगा G और A के बीच में, G और A के बीच में, तो कट लगने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से कुछ ये कट कर देता है। जब ये कट करेगा तो G के सामने C एज सच रहेगा, ये TTA वाला पार्ट अलग हुआ और यहाँ से ये इतना सेक्शन फिर सेपरेट हो जाता है। मतलब यहाँ से AATTC के सामने G और ये पार्ट अलग हो गया। मतलब EcoR1 ने कट लगाया, कट लगने के बाद ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है और ये सिंगल स्ट्रैंड एंड, इसी को नाम दिया जाता है स्टिकी एंड। मतलब EcoR1 ने कट लगाया, फाइनली यहाँ पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए। अच्छा, एक कट लगने के बाद देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई ऑब्लिक सा बना रखा हो, ऐसे ऑब्लिक टाइप का दिख रहा होता है। अच्छा, ऑब्लिक लगता है तो कई बार इसको हम ऑब्लिक कट के नाम से भी जानते हैं। स्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंड एक दूसरे के साथ आसानी से चिपक सकते हैं। आप खुद देखें, यहाँ T है तो ये A के साथ, T A के साथ, A T के साथ, A T के साथ आसानी से पेयरिंग करेगा, आसानी से चिपक जाएगा और चिपकने वाले एंड को ही नाम दिया जाता है स्टिकी एंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, EcoR1 जब भी कट लगाता है तो फाइनली स्टिकी एंड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। अगले नंबर पे जब ये कटिंग करता है तो वो है ब्लंट एंड, जिसको हम नॉन स्टिकी एंड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल आता है समाफस्ट। इसकी साइट होती है CCCGGG। यहाँ भी आप देखेंगे CCCGGG। अब जब इसको कट किया गया तो यहाँ से समाफस्ट इसको एकदम सेंटर से कट लगाता है, पैलेंड्रोमिक साइड के एकदम बीच से कट लगाता है और जैसे ये बीच में से कट लगा तो यहाँ पर DNA डबल स्टैंड, उधर भी डबल स्टैंड। यहाँ सिंगल स्टैंड कोई पार्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ और ये जो डबल स्टैंड वाला पूरा पार्ट बना, ऐसे एंड को नाम दिया जाता है ब्लंट एंड। मतलब यहाँ दो तरह के एंड्स होते हैं, एक तो होते हैं स्टिकी एंड, एक ब्लंट एंड। अच्छा, जब यहाँ पर ऐसे ओब्लिक कट लगता है तो स्टिकी एंड बनते हैं और एकदम सेंटर से सीधा कट लगता है तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होता है। और ये अच्छे से याद रखना, EcoR1 स्टिकी एंड देता है और समाफस्ट ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और दो तरह से कटिंग हो सकती है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर ब्लंट एंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लियर। आरी का नोमेनक्लेचर। आरी का जो नोमेनक्लेचर होता है इसमें 3 या 4 लेटर होते हैं। इसके नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट लेटर होता है, ये जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया उसके जीनस को इंडिकेट करता है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया EcoR1, तो EcoR1 में ये जो E है, ये E इस जीनस को इंडिकेट करता है। ये स्टीरिया कोलाई से ऑब्टेन किया तो स्टीरिया कोलाई का E यहां इंडिकेट करता है। सेकंड एंड थर्ड लेटर, ये सेकंड एंड थर्ड लेटर ये इंडिकेट करते हैं स्पीशीज को। जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया उसकी स्पीशीज को बताते हैं, जैसे ये कोलाई से आइसोलेट हुआ था। यहां पर अगला आता है फोर्थ लेटर, ये फोर्थ लेटर, ये फोर्थ लेटर बैक्टीरिया की स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। फोर्थ लेटर इंडिकेट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, कई बार आरी के नाम में ये फोर्थ लेटर नहीं होता है, मतलब ये एक ऑप्शनल है। अब सबसे लास्ट में यहां पे लिखा हुआ है रोमन नंबर। ये जो रोमन नंबर है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया में ये किस ऑर्डर में आइसोलेट किया गया। एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा आरी प्रोड्यूस होते हैं, तो किस ऑर्डर में उसको निकाला गया उसको इंडिकेट करने का काम ये करता है। तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को हम रोमन नंबर से इंडिकेट करते हैं। तो जब भी इसका नाम लिखेंगे तो उसमें या तो 3 लेटर होंगे या ऐसे 4 लेटर होंगे और साथ ही साथ रोमन नंबर यहां पर लगा दिया जाता है। क्लियर। और कौन सा लेटर क्या इंडिकेट करता है ये आप याद रखें। क्लियर। ये तो हमने एंजाइम के बारे में समझा। अब हम अगला टूल्स लेते हैं
और वो है विकल डीएनए या वेक्टर डीएनए। वेक्टर बच्चों उस डीएनए को कहा जाता है, वेक्टर भी एक तरह का डीएनए ही है, यह वो डीएनए है जो डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाने में हेल्प करता है। मतलब डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए इस वेक्टर डीएनए की हेल्प ली जाती है। वेक्टर डीएनए में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, यानी वेक्टर में क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसमें सबसे पहला फीचर होना चाहिए, सभी जानते हैं, ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओआरआई साइट वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर वेक्टर में ओआरआई साइट होगी, वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकेगा, तो इससे जो हमने डिजायर्ड जीन डाली है उसकी भी नंबर सेल के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो ओआरआई साइट लाने का मेन पर्पस है इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द सेल। तो सेल के अंदर नंबर को बढ़ाने के लिए ये ओआरआई साइट यहां पर काम में ली जाती है। क्लियर। अगले नंबर, अच्छा, ओआरआई साइट का एक फायदा और होता है कि ये सेल के अंदर प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को भी बढ़ाने का काम करता है। यानी प्लाज्मिड की अगर कॉपी नंबर बढ़ाना है तो उस कॉपी नंबर को इंक्रीज करने में भी ओआरआई साइट का ही रोल रहता है। अगले नंबर पे आता है सिलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर इसलिए चाहिए होते हैं ताकि ये रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करें। जब हम डिजायर्ड जीन को होस्ट में पहुंचाते हैं तो वहां पर कई तरह की सेल बनती है। वहां पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ऐसे कई तरह की सेल बनती है। लेकिन हमें उसमें से रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना होता है। तो रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल आते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में जैसे एग्जाम्पल लिया एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो इस तरह की ये जीन यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स होती है। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट एग्जैक्टली वो साइट है जहां पर डिजायर्ड जीन वेक्टर में इंसर्ट होती है। तो साइट ऑफ वेक्टर वेयर डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड, तो जहां डिजायर्ड जीन को इंसर्ट किया जाता है वही साइट कहलाती है क्लोनिंग साइट। ये क्लोनिंग साइट होगी। अच्छा, क्लोनिंग साइट एक तरह से रेस्ट्रिक्शन साइट ही होगी, और ये होना इसलिए जरूरी होता है ताकि इससे ही फाइनली डिजायर्ड जीन वेक्टर के अंदर इंसर्ट की जा सके। तो एक वेक्टर के अंदर टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती है। आप ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखें। एक तो ओआरआई साइट होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। वेक्टर के एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर में सबसे पहला आता है PBR 322। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PBR 322, इसका जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम भी आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके डायग्राम में आप देखोगे तो यहां पर ये ओआरआई साइट है। ओआरआई साइट वो साइट जहां से रेप्लिकेशन चालू होगी। इसमें यहां पे लिखा है AMPR, मतलब एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यहां पे TER मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है। क्लियर। तो इसमें एम्फीसिलिन जीन होती है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है। इसके अलावा इसके अंदर ROP होता है। ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। क्लियर। तो इसमें ओआरआई साइट है, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। यहां बच्चों आप ध्यान से देखोगे, इधर यहां ऐसे एरो करके लिखा है PST फर्स्ट। ये PST फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जहां पर इसकी ये साइट है। मतलब यहां PST फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट है, यहां PVU फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट है। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट आपको दिखाई देगी। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर आप देखोगे तो इसमें BAMH1 की रेस्ट्रिक्शन साइट दिखाई दे रही है और साथ ही साथ SAL फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट दिखाई दे रही है। तो आप लोगों को ये साइट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फीसिलिन के अंदर किसकी है तो PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, और टेट्रासाइक्लिन के अंदर BAMH1 एंड SAL फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। अगर BAMH1 एंजाइम को डाला जाए तो यहां से कट लगेगा क्योंकि यहां पर इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है। अच्छा, PBR 322 में और भी साइट होती है, जैसे EcoR1 की साइट है, HindThird की साइट है, तो और रेस्ट्रिक्शन साइट भी यहां पर प्रेजेंट होती है। PBR 322 की एक खास बात ये होती है कि इसे एक सबसे बेस्ट वेक्टर माना गया है। बेस्ट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेक्टर की तीनों प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ओआरआई साइट, यहां इसके पास ओआरआई साइट है, बिल्कुल है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब जो एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंट जीन एक तरह की सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट।
तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट आपको दिखाई दे रही है, ये सब अपने आप में क्लोनिंग साइट ही है। तो इसमें आप लोगों को तीनों प्रॉपर्टी मिल गई, ओआरआई साइट भी है, सिलेक्टेबल मार्कर भी है और क्लोनिंग साइट भी है, और तीनों प्रॉपर्टी है, तो हम कह सकते हैं ये सबसे बेस्ट वेक्टर है। इसका डायग्राम आप अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा, पीबीआर के अलावा अगला वेक्टर लेते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का काम होता है, टीआई प्लाज्मिड ये डाइकोट प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। डाइकोट प्लांट्स में जीन पहुंचाना है तो वेरी इंपॉर्टेंट टीआई प्लाज्मिड। इसी तरह से अगला आता है रिट्रोवायरस, ये एनिमल्स के अंदर जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। आप लोगों को ये वेक्टर याद रखना है, टीआई डाइकोट प्लांट्स के अंदर होता है और रिट्रोवायरस एनिमल्स में जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ये तीनों वेक्टर आप अच्छे से याद रखें। क्लियर? अगले नंबर पे हम समझते हैं बायोटेक की प्रोसेस। प्रोसेस की बात की जाए, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक में कई स्टेप्स फॉलो की जाती है। जब भी बायोटेक शुरू होती है तो सबसे पहला काम होता है डीएनए का आइसोलेशन। तो इसी को कहा जाता है स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जब आइसोलेशन किया जाता है, हमने अभी समझा भी था कि डीएनए को आइसोलेट करना है तो सेल को लाइसिस करना पड़ेगा, और लाइसिस करने में जो एंजाइम काम में लिए थे, उन एंजाइम में अभी हमने सीखा लाइसोजाइम होता है, सेल्यूलेज होता है, पैक्टिनेज होता है, काइटिनेज होता है। तो इस तरह के एंजाइम काम में लेते हैं। ये कहाँ काम आते हैं, ये भी हमने सीखा भी था। डीएनए जब सेल में से बाहर निकल जाता है तो उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करना होता है, और प्रेसिपिटेशन करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है। चिल्ड इथेनॉल मिलाने का मेन पर्पस आता है फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। ये डीएनए के प्रेसिपिटेशन के अंदर हेल्प करता है। तो डीएनए आइसोलेशन में ये एंजाइम यूज किए जाते हैं, लास्ट में चिल्ड इथेनॉल मिलाते हैं जो उसके प्रेसिपिटेशन में हेल्प कराता है। क्लियर? अगले नंबर पे आते हैं स्टेप नंबर 2। सेल में से जो डीएनए बाहर आ गया, अब उस डीएनए को फ्रेगमेंट करेंगे, काटेंगे, और डीएनए को काटने के लिए हम जानते हैं सबसे फेमस एंजाइम आरई। आरई का फुल फॉर्म रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब सेल में से डीएनए बाहर आ गया, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको काट देता है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने आरई ने डीएनए को कट किया नहीं किया, इसको चेक करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक काम में लेते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर एक स्पेशल जेल बनाई जाती है जो कि अगेरोस की होती है। तो इसमें इस तरह से अगेरोस की एक जेल बनाते हैं। इस जेल के अंदर यहां पर ऐसे वेल्स होते हैं। इन वेल्स के अंदर ही जो भी कट डीएनए है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, इस डीएनए को कट कर दिया तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, इन्हीं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यहां पर वेल्स के अंदर पुट किया जाता है। मतलब जहां पर ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स पुट किए जाएंगे, इनको वेल्स कहा जाता है। क्लियर? डीएनए पर बच्चों आप सभी जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। यहां पर डीएनए रखा हुआ है, यहां डीएनए रखा हुआ है, और इन पर चार्ज नेगेटिव है। अब इनको नीचे की तरफ मूव कराना है, इस जेल में मूव कराना है, तो इधर एनोड लगा देते हैं। एनोड मतलब एक तरह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड लगा देते हैं। डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा। अच्छा, जब ये डीएनए इस जेल में से जाएगा तो जो डीएनए का फ्रेगमेंट छोटा है वो इस जेल के अंदर के पोर में से आसानी से निकलेगा, और आसानी से निकलेगा तो आप देखेंगे छोटे वाले फ्रेगमेंट, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट नीचे की तरफ आ जाते हैं, और जो बड़े फ्रेगमेंट है ये ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर छोटे फ्रेगमेंट नीचे, बड़े फ्रेगमेंट ऊपर, यानी उनकी साइज के बेसिस पर ये अलग कर दिए जाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये बातें याद रखना है। वेल्स में जहां इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जो सबसे दूर जाएगा या एनोड के पास आएगा, वेल से दूर जाएगा या एनोड के पास आएगा, वो उतना ही छोटा होगा, और जो इन वेल्स के पास भी रह गया वो उतना ही बड़ा फ्रेगमेंट होगा। और सेपरेट करते टाइम यहां पर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे इनको सेपरेट कर लिया जाता है। क्लियर? अच्छा, जब ये डीएनए यहां पर सेपरेट हो जाता है तो इस डीएनए को देखने के लिए स्टेन काम में लिया जाता है, और यहां जो स्टेन काम में लिया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इथिडियम ब्रोमाइड अगर हम डीएनए पे लगा भी दे तो वो नॉर्मली कुछ भी शो नहीं करता। उसको देखने के लिए उसके ऊपर डाली जाती है यूवी लाइट। जैसे उसके ऊपर यूवी लाइट को एक्सपोज करते हैं तो यहां पे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिख रहे हैं। आप देखिए, यूवी लाइट देखते हैं, आपको ये ऑरेंज कलर के इस तरह के बैंड अपीयर हो रहे हैं, और ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये एग्जैक्टली डीएनए ही है। और ये बैंड आपको तभी दिखेंगे
जब इसके ऊपर यूवी लाइट डालेंगे। क्लियर? और यूवी लाइट से पहले इसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है, उस स्टेन का नाम इथिडियम ब्रोमाइड है। क्लियर? जो बातें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की समझाई ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान लीजिए इस डीएनए में से यहां पर इस जगह पे अपनी डिजायर्ड जीन है, तो इस डिजायर्ड जीन के लिए अब इस जेल को यहां से कट करते हैं और यहां से इस डीएनए को बाहर निकालते हैं, और इसको बाहर निकालने की इस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब जेल को कट करके डीएनए को बाहर निकालना, प्रोसेस का नाम इल्यूशन कहलाता है। अब जो डीएनए बाहर आ गया, मान लीजिए उसकी नंबर कम है, उसकी नंबर को बढ़ाना है। जैसे बात आती है नंबर बढ़ाना है तो सबसे फेमस टेक्निक काम में ली जाती है और वो है पीसीआर। तो थर्ड स्टेप यहां पर चलाते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मेन पर्पस वही डीएनए की नंबर को एम्पलीफाई करना। इस टेक्निक को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। टेक्निक डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस। अच्छा, इस टेक्निक का यूज होता है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन या एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को एम्पलीफाई करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। यहां पर जो एंजाइम यूज करते हैं पीसीआर के अंदर, हम एक तरह से डीएनए के नंबर बढ़ाते हैं, तो डीएनए के नंबर बढ़ाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम काम में लिया जाता है जिसका नाम टेक पॉलीमरेज, या इसको टेक डीएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, हाई टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहता है, और इसकी खास बात है कि ये एक स्पेशल बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ है जिसका नाम थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस इस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया जाता है। जब पीसीआर चलाते हैं तो इस पीसीआर की 3 स्टेप्स होती है। इनकी 3 स्टेप में सबसे पहली स्टेप आती है डीनेचुरेशन, सेकंड आती है एनिलिंग, थर्ड आती है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन ये 94 डिग्री पर किया जाता है। डीनेचुरेशन की प्रोसेस 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इस डीएनए को रखेंगे तो ये दोनों स्टैंड सेपरेट हो गई। जैसे ये स्टैंड ऐसे सेपरेट हो गई, ये डीनेचुरेशन कहलाते हैं। सेकंड स्टेप आती है एनिलिंग। एनिलिंग 54 डिग्री पर किया जाता है, और एनिलिंग के अंदर यहां पर ऐसे डीएनए प्राइमर को जोड़ दिया जाता है, यानी इन प्राइमर का जुड़ना, प्राइमर्स का अटैच होना, ये स्टेप कहलाती है एनिलिंग। डीनेचुरेशन में स्टैंड अलग हुई और एनिलिंग के अंदर प्राइमर को जोड़ देते हैं। प्राइमर जुड़ने के बाद अब यहां पर लंबी चेन का फॉर्मेशन करते हैं, इस स्टेप को कहा जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की प्रोसेस 72 डिग्री पर की जाती है। क्लियर? तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखना, डीनेचुरेशन 94 पर, एनिलिंग 54 पर और एक्सटेंशन 72 पर। जैसे 72 पर एक्सटेंशन होगा आप देखेंगे यहां 2 डीएनए बन गए, तो 1 से 2 डीएनए बना दिया, मतलब उसकी नंबर को बढ़ा दिया। और नंबर बढ़ाने के लिए जो टेक्निक काम में ली गई, इस टेक्निक का नाम है पीसीआर। पीसीआर में ये बात अच्छे से याद रखना, टेक्निक डेवलप कैरी मुलिस ने की थी और इसका यूज जीन के एम्पलीफिकेशन में होता है। क्लियर? अगली स्टेप आती है, वो है लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। जो डीएनए बाहर निकल चुका है अब इसको वेक्टर के साथ लाइगेट किया जाए, जोड़ा जाए, और यहां लाइगेशन करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम काम आता है जिसका नाम डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम काम में आएगा जो वहां पर ज्वाइन करने में हेल्प करता है। क्लियर? इसके बाद जब यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो उस जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो अगली स्टेप में जीन ट्रांसफर इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाए। बात आती है इसको होस्ट में ट्रांसफर कैसे करें। होस्ट में ट्रांसफर करने की 2 मेथड होती है। पहली आती है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें वेक्टर यूज करना है। दूसरी मेथड आती है डायरेक्ट वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर करना है। यानी जीन ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं, या तो हम वेक्टर का यूज करें या बिना वेक्टर के भी जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। जीन ट्रांसफर इनटू होस्ट के अंदर सबसे पहला तरीका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आपको सबसे पहले समझाते हैं जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया में जीन कैसे पहुंचानी है। बैक्टीरिया में जीन पहुंचाने के लिए सबसे पहले जिस भी बैक्टीरिया की सेल में जीन पहुंचानी होती है उसको एज अ कॉम्पिटेंट सेल बना लिया जाता है। कॉम्पिटेंट सेल बच्चों उस सेल को कहा जाता है जिसमें डीएनए अपटेक की पावर ज्यादा है, मतलब जो डीएनए को आसानी से अपटेक कर लेते हैं, ऐसे सेल को हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। इसको बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। क्लियर? फिर यहां पर जीन पहुंचाने के लिए हीट शॉक ट्रीटमेंट करते हैं। हीट शॉक में क्या किया जाता है कि पहले टेस्ट ट्यूब को 0 डिग्री पर रखते हैं, फिर सडनली 42 पर ट्रांसफर करते हैं, सेल को हीट लगा के सेल के अंदर पोर्स बनाते हैं और फाइनली डीएनए अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है। इसी को कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। जीन ट्रांसफर इन प्लांट।
प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए एक बैक्टीरिया काम में लिया जाता है, इसका नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो बैक्टीरिया यूज किया गया एग्रोबैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है जिसका नाम टीआई प्लाज्मिड है। ये टीआई प्लाज्मिड प्लांट के अंदर क्राउन गोल डिजीज करता है, ये क्राउन गोल डिजीज करने का काम करता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर ये ट्रांसफर जब करता है तो ट्रांसफर करते टाइम इस टीआई प्लाज्मिड का एक स्पेशल डीएनए प्लांट में शिफ्ट होता है और वो कहलाता है टी डीएनए। मतलब ये टीआई प्लाज्मिड है, इसका टी डीएनए वाला पार्ट अलग होता है और वही प्लांट में जाता है। कभी भी पूरा प्लाज्मिड नहीं जाता है, यहाँ बहुत फेमस क्वेश्चन है और बच्चे इसमें गलती भी बहुत करते हैं। कभी भी पूरा प्लाज्मिड प्लांट में नहीं जाता है, इसका केवल टी डीएनए ट्रांसफर होता है और इसी टी डीएनए के अंदर हम अपनी डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर? जीन ट्रांसफर का तरीका एनिमल के अंदर, और एनिमल में आप जानते हैं वेक्टर रिट्रोवायरस यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये जीन ट्रांसफर करने की इनडायरेक्ट मेथड्स होती है। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड्स पे। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में हम सेल को एक इंजेक्शन लगाते हैं। ये माइक्रो इंजेक्शन सबसे बेस्ट है एनिमल्स के लिए, ये एनिमल के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। अगले नंबर पे आता है पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक मेथड। यहाँ पर ये टेक्निक प्लांट के लिए है। इसके अंदर गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स के साथ डीएनए की कोटिंग की जाती है और फाइनली डीएनए को हाई स्पीड से सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये दोनों अच्छे से याद रखिए, अपनी एनसीईआरटी में यही मेथड लिखिए तो आप याद भी रखिएगा। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए बेस्ट है और पार्टिकल गन बेस्ट फॉर प्लांट्स। क्लियर? तो जीन ट्रांसफर करने के, अच्छा इनमें कोई वेक्टर नहीं लेते, वेक्टर नहीं लेते इसीलिए इसको कहा गया डायरेक्ट। तो दो तरीके हैं, इनडायरेक्ट तरीका और डायरेक्ट तरीका। क्लियर? अगले नंबर पे आते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। जब हम डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, होस्ट सेल के अंदर जब ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफर करते टाइम यहाँ पर एक खास बात यह है कि ट्रांसफर करते टाइम कई तरह की सेल्स बनती हैं, लेकिन उनमें से हमें केवल रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करना होता है। कैसे करते हैं उस बात को, कुछ बातें हम समझते हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए PBR 322 वेक्टर लिया है जिसके अंदर MPR और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ऐसी जीन है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर दो रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। क्लियर? अब इसके अंदर जीन ट्रांसफर की गई। जब जीन ट्रांसफर की गई तो नई जीन इस टेट्रासाइक्लिन के बीच में जुड़ गई। मतलब इस टेट्रासाइक्लिन के यहाँ पर आकर ये नई जीन यहाँ पर आकर ये अटैच हो गई। नई जीन कहाँ जुड़ी है? टेट्रासाइक्लिन में। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन की जीन डिस्टर्ब हो गई और डिस्टर्ब हो गई तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, काम ही नहीं करेगी। मतलब इस जीन का एक तरह से इनएक्टिवेशन हो गया क्योंकि नई जीन का इंसर्शन हो गया, इसलिए इसको नाम भी दिया जाता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है। अच्छा, इसमें कोई डीएनए इंटर नहीं है तो ये एक तरह का होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट, और इसमें नई जीन आ जाती है तो ये हो जाता है रिकॉम्बिनेंट। NR मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, R मतलब रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों तरह के केस टेस्ट ट्यूब में बनते हैं। मतलब कुछ डीएनए नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, कुछ रिकॉम्बिनेंट होता है। अब इनको उठा के फाइनली होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। होस्ट में ट्रांसफर करते टाइम यहाँ पर कई तरह के केसेस बनते हैं। होस्ट में ट्रांसफर करते टाइम सबसे पहला केस होता है कि एक तो हो गया ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसमें कुछ न कुछ डीएनए गया हो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिस सेल में कुछ नहीं गया। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इन सेल्स के अंदर मान लीजिए ये वेक्टर चला गया, इसके अंदर ये चला गया, तो ये दोनों केस हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट के। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसके अंदर कुछ नहीं जाए। अच्छा, ये गया तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये गया तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, और ये बन जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है। इस तरह के केसेस बनते हैं। इन सब में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर डिजायर्ड जीन आ रही है। अब इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए? इसका सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम लेते हैं और इन तीनों तरह की सेल को उठा के यहाँ ग्रो कराते हैं। अच्छा, यहाँ एम्फीसिलिन है तो एम्फीसिलिन क्या करेगा? एम्फीसिलिन सेल को मारेगा। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, इन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर इसमें भी एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम कर रही है और इसमें भी एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम कर रही है। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल होती है, वो सब ग्रो कर जाती है। मतलब यहाँ जितनी भी ग्रो कर गई, ये सेल ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे ये यहाँ पर आकर फाइनली मर जाते।
मतलब इस पर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गए और ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाते। लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन सा चाहिए, रिकॉम्बिनेंट। बात आती है रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो इसके लिए अब इसका रेप्लिका प्लेट बनाते हैं। रेप्लिका प्लेट बनाते टाइम यहां पर एक अगली प्लेट को हमने ग्रो की, एक अगली प्लेट को लिया है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम रखा है। अब हम इसका यहां पर एक रेप्लिका बनाते हैं और इसके ऊपर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर इन सब में से ये सेल यहां पर ये ग्रो कर गई और बाकी सेल ग्रो नहीं कर पाए, यानी बाकी जो यहां पर सेल थी वो सेल मर गई। अच्छा, वो सेल मर गई तो ये इसलिए मर गई होगी क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट होगी। तो यहां से हम फाइनली रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिकॉम्बिनेंट तो यहां मर चुका है, ठीक है यहां मर चुका है, लेकिन हम इस प्लेट में से तो इस रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से उसको सिलेक्ट करते हैं और इसको फिर हम हायर लेवल पे ग्रो कराते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, एम्फीसिलिन कंटेनिंग मीडियम से हम यहां पर ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन करते हैं और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम से हम रिकॉम्बिनेंट सेल का यहां सिलेक्शन करते हैं। कैसे सिलेक्शन होता है, क्लियर हुआ। इसी में सिलेक्शन का अगला तरीका आता है लेग जेड। अभी जो हमने सिलेक्शन का तरीका समझा था उसमें दो दो प्लेट बनानी पड़ती है और वहां पर गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो लेग जेड के यहां पर सिलेक्शन किया जाए। यहां पर एक वेक्टर लिया जिसमें एम्फीसिलिन के साथ लेग जेड जीन है, टेट्रासाइक्लिन नहीं है, लेग जेड जीन को ले लिया। अब यहां पर भी वही जीन को इंसर्ट कराया। जीन इंसर्ट करने के बाद लेग जेड के बीच में नई जीन आ गई। अच्छा, लेग जेड की जीन अब काम नहीं कर रही है तो यहां पर इसका हो गया है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इसका यहां फाइनली इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया क्योंकि नई जीन का इंसर्शन हो गया। ये तो यहां पर बन जाता है रिकॉम्बिनेंट और ये बन जाता है नॉन रिकॉम्बिनेंट। इनको उठा के फिर कल्चर मीडियम पे जब ग्रो कराते हैं तो ग्रो कराने के बाद यहां दो तरह की कॉलोनी ग्रो होती है। कुछ कॉलोनी तो ऐसे ब्लू कलर की बनती है और कुछ कॉलोनी यहां पर ऐसे व्हाइट कलर की बनती है। तो दो तरह की कॉलोनी बनी, ब्लू कलर्ड एंड व्हाइट कलर। अब इनमें से जो ब्लू कलर की कॉलोनी दिखेगी वो ध्यान रखना नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी और जो व्हाइट कलर की होगी वो रिकॉम्बिनेंट होगी। तो हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को बड़े इजीली इस पे पहचान जाते हैं। सिंपल सा तरीका, ब्लू वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट और व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट होता है। तो इस तरह से हम इनको पहचानते हैं। अच्छा, ये जो रिकॉम्बिनेंट सेल है अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इसकी नंबर बढ़ाना है। फाइनली इसके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन है, इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा। हमें प्रोडक्ट को लार्ज स्केल लेवल पे ले जाना होता है। उस लार्ज स्केल पर ले जाने के लिए और फाइनली प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए अब हम यहां पर यूज करते हैं बायोरिएक्टर का। ये बायोरिएक्टर दो तरह से काम में लिए जाते हैं। इसमें एक बायोरिएक्टर होता है सिंपल स्टीयर टैंक रिएक्टर और दूसरा होता है स्पार्ज स्टीयर टैंक रिएक्टर। आपकी एनसीईआरटी में दो बायोरिएक्टर बना रखे हैं, दोनों याद रखिएगा। ये सिंपल स्टीयर टैंक है और ये स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है। यहां पर एक वर्ड आता है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड का मतलब होता है मिक्स करना, मतलब यहां जो कल्चर मीडियम भरा है, यहां कल्चर मीडियम भरा है, इस कल्चर मीडियम को यहां पर ऐसे मिक्स करते हैं। बात आती है मिक्सिंग क्यों करते हैं। मिक्सिंग इसलिए करते हैं ताकि यहां जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस सेल को, यहां जो ग्रो कर रही है उन सेल्स को आसानी से मिल सके। तो यहां पर स्टीयर टैंक लेने का मेन पर्पस होता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब सेल में ऑक्सीजन आसानी से मिलती जाए, सेल को ऑक्सीजन आसानी से मिलती जाए, इसीलिए इसको कंटिन्यूस ऐसे स्टीयर करते रहते हैं। तो दो तरह के बायोरिएक्टर हैं, इनके डायग्राम ध्यान रखो। ये सिंपल वाला है और ये स्पार्ज स्टीयर बायोरिएक्टर है। जब इन बायोरिएक्टर के अंदर सेल्स ग्रो कर जाती है, मान लीजिए यहां पर इस तरह से ये सेल्स इस तरह से इसके अंदर ग्रो कर जाती है, इनके अंदर फाइनली अपना प्रोडक्ट होता है। अब बात आती है उस प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकालें। तो प्रोडक्ट को बाहर निकालना अब इसके बाद लास्ट स्टेप चलती है और वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर सेल के अंदर से प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, यानी इसमें फॉलोइंग स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। उसमें पहला सेपरेशन होता है, प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और लास्ट में उसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं। तो इसमें प्रिजर्वेटिव को मिलाते हैं। क्लियर। अच्छा, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो होती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो फाइनली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है। क्लियर। बायोटेक के एप्लीकेशन, बायोटेक के एप्लीकेशन कई तरह के फील्ड में होते हैं। जैसे बायोटेक के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, इन्वायरमेंटल फील्ड में है। तो इसके एप्लीकेशन ऐसे कई तरह के फील्ड में होते हैं। इसका सबसे पहला केस हम लेते हैं एग्रीकल्चर केस में, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक के केस में जब हम प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करते हैं
तो ऐसे प्लांट को आप ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। इन जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाने का सबसे पहला फायदा होता है टू एनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की खास बात ये होती है कि ये विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है। इन राइस के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन ए ज़्यादा लाने के लिए इसमें बीटा कैरोटीन की जीन को डाल दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन की जीन डाल दी जाती है तो इसके अंदर बीटा कैरोटीन बनता है। अब जैसे उस गोल्डन राइस को खाया जाता है ये बीटा कैरोटीन बॉडी में जाता है और वहाँ पर ये विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है और इसको भी बायोटेक की हेल्प से, यानी एक तरह का ट्रांसजेनिक प्लांट है। अगले नंबर पे आता है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब ऐसी वैरायटी बनाना है, प्लांट की ऐसी वैरायटी बनाना है, ऐसे हाइब्रिड प्लांट बनाना है जो कि एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। ये एबायोटिक स्ट्रेस हो सकते हैं कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। मतलब ऐसी वैरायटी बनाई जाए जिसमें कोल्ड का कोई असर ना हो, हीट का कोई असर ना हो, हर तरह के मौसम में, हर तरह के एनवायरनमेंट में वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन दे पाए। ये भी बायोटिक की मदद से हम कर सकते हैं। इसी का अगला एप्लीकेशन आता है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करना है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करना। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होता है लेकिन जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं, तो उसके बाद बहुत नुकसान हो जाता है। अब उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है और वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो। इस टोमेटो की खास बात ये होती है कि इसमें राइपनिंग को डिले कर दिया जाता है। मतलब ये टमाटर कई दिनों तक खराब नहीं होते, इसमें राइपनिंग को स्लो कर दिया जाता है और ये सब भी बायोटेक की मदद से ही किया गया है। अगला एप्लीकेशन आता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। प्लांट मिनरल को बहुत एफिशिएंसी से यूज़ करें। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने से ये फ़ायदा होता है कि ये प्लांट मिनरल को हाई एफिशिएंसी के साथ यूज़ करते हैं। इससे सोइल की फर्टिलिटी लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है क्योंकि ये कम अमाउंट में ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे ताकि फर्टिलिटी को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सके। इसका फ़ायदा होता है कि इससे प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल। सोइल की फर्टिलिटी के अर्ली खत्म होने से बचाने के लिए इस तरह के ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए। ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का अगला फायदा होता है टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। हर्बिसाइड या इनको हम वीडिसाइड भी कहते हैं। वीडिसाइड का काम होता है वीड्स को मारना और वीडिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा गया है ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए गए हैं। इनके अंदर ऐसी जीन डाल दी गई है जिन पर ग्लाइफोसेट का असर नहीं होता है। ग्लाइफोसेट एक तरह का वीडिसाइड है। नॉर्मल प्लांट पे आप ग्लाइफोसेट डालो मर जाता है, लेकिन इन प्लांट के ऊपर ग्लाइफोसेट डालो ये नहीं मरता। यानी इस ग्लाइफोसेट से केवल वीड्स को मारा जाएगा और जो हमारी मेन क्रॉप है उसको हम सेव कर सकते हैं। इसी का अगला एप्लीकेशन आता है टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है प्रोडक्शन ऑफ हीरोडीन। हीरोडीन का प्रोडक्शन, हीरोडीन एक एंटीकोगुलेंट है और इस हीरोडीन का प्रोडक्शन किया गया था ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के अंदर। तो ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के अंदर हीरोडीन का प्रोडक्शन किया गया है। ये सब भी बायोटेक की हेल्प से ही पॉसिबल हुआ है। इसी में इसका अगला एप्लीकेशन आता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का मतलब ऐसे क्रॉप बनाए गए हैं जिसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक नहीं हो, पेस्ट का अटैक नहीं हो। इसमें पहली कैटेगरी आती है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट की वैरायटी को डेवलप किया गया है जिस पर इंसेक्ट अटैक नहीं करते और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन। बहुत ही फेमस एग्जांपल है। बीटी कॉटन की खास बात ये होती है कि इस प्लांट के अंदर एक स्पेशल ट्राइजीन को ट्रांसफर किया गया है। ये ट्राइजीन एक बैक्टीरिया से आइसोलेट की गई है जिसका नाम बैसिलस थुरिनजेंसिस है। बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया की इसमें ट्राइजीन को डाला गया। ट्राइजीन से एक स्पेशल प्रोटीन बनता है जिसको क्रिस्टल प्रोटीन कहा जाता है। ट्राइजीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनते हैं। क्रिस्टल के बेसिस पे इसको क्राइन नाम दिया गया है। इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर एक टॉक्सिन होता है। इनएक्टिव फॉर्म में इसके अंदर टॉक्सिन रहता है और ये टॉक्सिन जब एक्टिव हो जाता है तो इंसेक्ट को मारता है। बात आती है एक्टिव कब होता है, तो ये टॉक्सिन तब एक्टिव होगा जब इसे एल्केलाइन पीएच पर रखा जाए। एल्केलाइन पीएच पर यह क्रिस्टल घुल जाता है, इसके अंदर रखा टॉक्सिन एक्टिव होता है और वही टॉक्सिन फिर इंसेक्ट को मारता है। बात आती है एक्टिव कहाँ होगा, तो ये एक्टिव होता है इंसेक्ट की मिडगट के अंदर
और मिडगट में इसलिए एक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पर एल्केलाइन पीएच होती है। तो जैसे इंसेक्ट की मिडगट पर ये पीएच पर ये एक्टिव होगा, अब ये टॉक्सिन जाता है इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल से बाइंड होने। जैसे ये एपिथेलियल सेल से बाइंड होता है, उसमें पोर्स करता है, इससे सेल की स्वेलिंग होती है, फाइनली उस सेल का लाइसिस हो जाता है और इसी से इंसेक्ट की डेथ होती है। जब ये इंसेक्ट को मारता है तो इंसेक्ट के 3 ऑर्डर्स को मारने का काम करता है। इनमें सबसे फर्स्ट आता है लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है टोबैको बर्डवर्म और आर्मी वर्म। तो टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म इसमें इंक्लूड है। इसी के अंदर कॉटन बलवर्म भी इंक्लूड किया जाता है। अगला नंबर पे आता है और वो है कोलियोप्टेरन्स। इसके अंदर बीटल्स को रखा गया है। कोलियोप्टेरन्स के अंदर बीटल्स आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है डायप्टेरन्स। इसके अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटो को रखा गया। तो ये 3 ऑर्डर है, याद रखिएगा, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डायप्टेरन। लेपिडोप्टेरन का L, कोलियोप्टेरन का C, डायप्टेरन का D। इसको आप LCD से भी ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, क्रायोजीन की खास बात ये होती है कि ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होती है। मोस्ट क्रायोजीन, मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ये कॉटन के अंदर बॉलवर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो कॉटन में बॉलवर्म को हटाने के लिए क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी ये जीन काम में लेते हैं। इसी तरह से क्राई फर्स्ट एबी ये कॉर्न बोरर को हटाने का काम करते हैं। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आप ये एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिए। एक बार फिर सुन लीजिएगा। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी कॉटन में बॉलवर्म को हटाता है और क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर को हटाने का काम करता है। बीटी में ये बातें आप ध्यान रखिए कि बीटी के अंदर क्रायोजीन को डाला गया, बैसिलस थुरिंजेंसिस से लाई गई है, बैसिलस थुरिंजेंसिस से लाई गई थी। क्रायोजीन की खास बात ये होती है कि इससे जो टॉक्सिन बनता है वो एल्केलाइन पीएच पर ही एक्टिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है और वो आता है निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। निमेटोड प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर डिजीज कर सकते हैं। ये प्लांट एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। इसका एक एग्जांपल आता है मिलोइडेगाइन इनकोग्निशिया। ये प्लांट के अंदर रूट नोड डिजीज करता है। रूट नोड का मतलब रूट्स के अंदर ये नोड्स बना देता है, गांठे बना देता है। तो ये प्लांट में रूट नोड डिजीज करने का काम करता है। जब ये रूट नोड डिजीज होती हैं तो इससे प्लांट में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। तो बात आती है इन निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट को कैसे बनाया जाए, और इसके लिए एक टेक्निक डेवलप की गई है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको शॉर्ट में RNAi भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए इंटरफेरेंस, शॉर्ट में कहें तो RNAi, इसको RNAi के नाम से भी जानते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस ये एक जीन साइलेंसिंग की मेथड है। इसमें हम पर्टिकुलर आरएनए को, पर्टिकुलर टारगेटेड mRNA को ब्लॉक कर देते हैं, उसके एक्सप्रेशन को रोक देते हैं। क्लियर? अच्छा, इस टेक्निक के अंदर जो भी स्पेसिफिक mRNA होता है, निमेटोड का जो स्पेसिफिक mRNA होता है, हम क्या करते हैं, जीन डालकर उसको डबल स्टैंड बनाते हैं और वहीं से फिर RNAi की स्टार्टिंग करा देते हैं। तो RNAi की हेल्प से पर्टिकुलर mRNA को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसकी एक्टिविटी नहीं होती है और इसी वजह से फाइनली निमेटोड की डेथ हो जाती है। यहाँ पर मेन जो काम का क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट कौन सी टेक्निक से बनाए गए? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए इंटरफेरेंस से बनाए गए और ये एक जीन साइलेंसिंग की मेथड होती है। क्लियर? ये जो एप्लीकेशन अभी हम समझ रहे थे, ये एप्लीकेशन बायोटेक के एग्रीकल्चर फील्ड में था। बायोटेक का अगला एप्लीकेशन आता है एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर भी बायोटेक का रोल होता है। बायोटेक की हेल्प से जो मेडिसिन बनाई गई है उसमें सबसे पहला आता है इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन। इंसुलिन आप जानते हैं बच्चों, ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे डायबिटीज़ हो जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बात आती है इंसुलिन कैसे बनाते हैं। इंसुलिन बनाने से पहले हम ये समझें कि इंसुलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इंसुलिन की स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जब इंसुलिन बनता है तो इस इंसुलिन के अंदर यहाँ पर ये A पेप्टाइड होता है, ये C पेप्टाइड होता है और B पेप्टाइड होता है। और ये जो इंसुलिन जिसमें ऐसे 3 पेप्टाइड आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे इंसुलिन को प्रो इंसुलिन कहा जाता है। इस प्रो इंसुलिन की खास बात ये होती है कि इसमें A और B आपस में ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह के डाइसल्फाइड बॉन्ड है। A और B को ज्वाइन करते टाइम 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है और एक A में इंटरनल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है।
अभी ये जो इंसुलिन है जिसमें ए, सी, बी तीनों पेप्टाइड है, ऐसे इंसुलिन को प्रो इंसुलिन कहा जाता है। ये एक तरह का इनएक्टिव इंसुलिन आप कह सकते हो। अब इसमें से क्या किया जाता है कि यहाँ से सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। अच्छा, सी पेप्टाइड को हटा देंगे तो इसमें केवल ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बचेगा, और ए और बी पेप्टाइड वाले अब इस इंसुलिन को कहा जाता है मैच्योर इंसुलिन। सबसे फेमस क्वेश्चन भी यही है, मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं होता? तो याद रखिए बच्चों, कभी भी इसमें सी पेप्टाइड नहीं होता, केवल ए और बी पेप्टाइड होता है। और ए और बी पेप्टाइड को जोड़ने के लिए यहाँ बीच में लगे होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर लगे रहते हैं। इंसुलिन को पहली बार जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाने का काम एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने किया था। उस कंपनी ने जो इंसुलिन बनाया था उसका नाम था ह्यूमिलिन। उन्होंने ह्यूमिलिन का फॉर्मेशन ई कोलाई के अंदर किया था, और इसको बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था एली लिली। तो एली लिली कंपनी ने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन बनाया था और उसको स्पेशल नाम दिया गया था ह्यूमिलिन। क्लियर? जीन थेरेपी भी हम बायोटेक की हेल्प से कर सकते हैं। पहली बार जीन थेरेपी 1990 में की गई थी। 1990 में ये एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर की गई थी जिसमें एडिनोसिन डीएमाइनेस एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडिनोसिन डीएमाइनेस की डेफिशिएंसी थी, तो इसके अंदर एडिनोसिन डीएमाइनेस की वहाँ पर डेफिशिएंसी थी इस गर्ल के अंदर। अच्छा, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए टी लिम्फोसाइट के अंदर जीन ट्रांसफ़र की गई थी, और यहाँ जीन ट्रांसफ़र करने के लिए जो वेक्टर काम में लिया गया था वो रेट्रोवायरस। जीन थेरेपी में ये बातें आप ध्यान रखें, पहली बार 1990 में की गई थी, एडीए एंजाइम के लिए की गई थी, टी लिम्फोसाइट में जीन डाली गई थी, और जीन डालने के लिए वेक्टर रेट्रोवायरस का यूज़ किया गया था। क्लियर? अगले नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज़ का पता लगाना, और डिजीज़ को पता लगाने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल बायोटेक की टेक्निक काम में लेते हैं, जैसे इसमें पीसीआर होती है, इसी तरह से एलाइसा का यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रेडियो एक्टिव प्रोब लिए जाते हैं, और इन सब की हेल्प से अर्ली स्टेज में डिजीज़ को डायग्नोस कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी डिजीज़ को डायग्नोस करेंगे पेशेंट को ठीक करना उतना ही आसान होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए बायोटेक की ये टेक्निक्स काम में ली जाती है। ये एप्लीकेशन हमने यहाँ पर सीखे हैं मेडिकल फील्ड में। बायोटेक का अगला एप्लीकेशन आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जीन डाल दी गई। अगर किसी एनिमल में जीन डाल दी जाए तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माइस है, माइस में जीन डाल दो तो वो ट्रांसजेनिक माइस बन जाता है। शीप में जीन डाल दो तो ट्रांसजेनिक शीप बन जाती है। काऊ के अंदर डालो तो ट्रांसजेनिक काऊ बन जाती है। ऐसे कई ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए। इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए ट्रांसजेनिक माइस, और ये डेटा भी याद रखिएगा 95% ट्रांसजेनिक माइस सबसे ज़्यादा बनाए गए। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल में माइस ही है। बात आती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का फायदा क्या है, यूज़ क्या है। ट्रांसजेनिक एनिमल के एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई जीन है, उस जीन की क्या फिजियोलॉजी है, क्या डेवलपमेंट है, उसको स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करने के लिए ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स काम में लिए जाते हैं। क्लियर? अगले नंबर पे आता है स्टडी ऑफ डिजीज़। किसी डिजीज़ की हमें स्टडी करना है कि ये डिजीज़ कैसे होती है, इसके लिए भी ट्रांसजेनिक माइस की हेल्प ली जाती है। इसी का अगला यूज़ होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें जैसे ट्रांसजेनिक शीप के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन किया गया। इसी तरह से ट्रांसजेनिक काऊ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी के अंदर अल्फा लैक्टेल्बुमिन का प्रोडक्शन किया गया। क्लियर? तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाए गए हैं। इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अगला यूज आता है वैक्सीन सेफ्टी। पोलियो वैक्सीन किसी कंपनी ने बनाई है, अब वो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल काम में लेते हैं। इसी तरह से केमिकल की सेफ्टी को पता करने में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज किए जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या एप्लीकेशन है, इनकी कम से कम हेडिंग तो हमें याद होना ही चाहिए, और ये 2 एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? एक टर्म आती है जीईएसई। इंडिया के अंदर जितनी भी जेनेटिक रिसर्च हो रही है, बायोटेक से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का नाम जीईएसई, जिसका फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। यही कमेटी इंडिया में सारी जेनेटिक रिसर्च को कंट्रोल करती है, उनको पूरी तरह से ध्यान रखती है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस टॉपिक को बच्चों हम रिवाइज करने जा रहे हैं।
माइक्रोब्स के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। इनके कई सारे नुकसान भी हैं और कई सारे फायदे भी हैं। हम इस टॉपिक में यही समझेंगे कि इन माइक्रोब्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। माइक्रोब्स का सबसे पहला बेनिफिट आता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने में। कई तरह के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स माइक्रोब से बनते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे लेते हैं कर्ड। कर्ड का फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है, जिसको शॉर्ट में LAB कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस आप जानते भी हैं। कर्ड की खास बात ये होती है कि इसमें विटामिन B12 कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो दो बातें याद रखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाता है, विटामिन B12 कंटेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर पे लेते हैं स्विस चीज़। स्विस चीज़ का प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन एक बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है जिसका नाम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी बैक्टीरिया इसको डेवलप करता है। जब हम स्विस चीज़ को देखते हैं तो उसमें लार्ज होल्स होते हैं। ये लार्ज होल्स CO2 प्रोडक्शन के कारण हो जाते हैं। तो लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोडक्शन की वजह से इसमें लार्ज होल्स डेवलप हो जाते हैं। क्लियर। अगले नंबर पे आता है बेकर्स यीस्ट। बेकर्स यीस्ट मतलब ऐसी यीस्ट जो बेकरी के प्रोडक्ट बनाने में यूज़ की जाती है, जैसे ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और बेकर्स यीस्ट कहा जाता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को ही बेकर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में माइक्रोब्स का रोल है। इसी तरह से इसका अगला एप्लीकेशन आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सबसे पहले नंबर पे लिया अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन ब्रीवर्स यीस्ट करती है, जो कि सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ही है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी दोनों काम में आती है। ये ब्रेड बनाने में भी यूज़ होती हैं और अल्कोहल बनाने में भी इसका ही यूज़ होता है। और अल्कोहल बनाती है इसलिए इसको ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अच्छा, वाइन एंड बियर ये दोनों विदाउट डिस्टिलेशन बनाए गए हैं। इसमें किसी भी तरह की डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ नहीं की जाती है। लेकिन विस्की, ब्रांडी, रम, इसके अंदर डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करने का मेन पर्पस होता है अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाना। तो अल्कोहल कंटेंट को बढ़ाने के लिए डिस्टिलेशन यहाँ पर किया जाता है। अगले नंबर पे हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक आप जानते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को डिस्कवर करने का काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरिया के ऊपर किए थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे जब ये वर्क कर रहे थे तो बाय चांस इनसे ये एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी। ये एक चांस डिस्कवरी थी। लेकिन इन एंटीबायोटिक को लार्ज स्केल लेवल या इसको फुल पोटेंशियल देने का काम चेन एंड फ्लोरी साइंटिस्ट ने किया है। तो साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड कौन किससे बनता है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं सिट्रिक एसिड। ये एस्परजिलस नाइगर से बनता है। अगले नंबर पे आता है एसिडिक एसिड। नाम से समझ में आ रहा है, एसिटिक एसिड यानी एसिटोबैक्टर एसिटाई से बनेगा। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से बनता है। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से बनता है। इन सब में ये तीनों तो बैक्टीरिया है, जबकि एस्परजिलस नाइगर ये बच्चों यहाँ पर एक फंगस होती है। तो एस्परजिलस नाइगर यहाँ पर फंगस होती है, ये फंगस का काम करती है। अगले नंबर पे आता है माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में। इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आता है सबसे पहले एंजाइम। यहाँ एंजाइम आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस इसका प्रोडक्शन एक बैक्टीरिया से किया जाता है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस है। बात आती है इस स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज़ क्या है। इसका यूज़ होता है एज अ क्लोट बस्टर। ये क्लोट को डिसॉल्व करता है। इससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में नंबर आता है पहला साइक्लोस्पोरिन ए का। साइक्लोस्पोरिन ए ये एक फंगस से ऑब्टेंट होता है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से इसको ऑब्टेन किया जाता है, जिसका यूज़ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। अगले नंबर पे आता है स्टेटिन। स्टेटिन इसका फॉर्मेशन यीस्ट से किया जाता है जिसका नाम मोनस्कस परप्यूरियस होता है। अच्छा, इसका यूज़ आता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम करना है तो उसके लिए फिर स्टेटिन की मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है लेडी बर्ड। ये एक इंसेक्ट है जो एफिड को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है ड्रैगन फ्लाई। ये मॉस्किटो को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरह से बैसिलस थुरंजेंसिस एक बैक्टीरिया है जो कई तरह के इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है।
अगले नंबर पे आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ये फ्री लिविंग फंगस होती है जो कि रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये रूट इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहती है। ट्राइकोडर्मा कई तरह के प्लांट पैथोजन की ग्रोथ को रोक देता है। तो ट्राइकोडर्मा के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, फ्री लिविंग है, रूट इकोसिस्टम में मिलता है और प्लांट पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगले नंबर पे आता है बैकुलोवायरस, जो कि न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस जीनस का एक मेंबर होता है। बैकुलोवायरस की खास बात ये होती है कि ये केवल इंसेक्ट को नुकसान करता है, बाकी ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं करता। ये कभी भी फंगस, ह्यूमन, बर्ड्स किसी को भी नुकसान नहीं करता, पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही मारता है। मतलब ये स्पीशीज स्पेसिफिक है और पर्टिकुलर को मारता है, मतलब इसका स्पेक्ट्रम नैरो होता है। ये सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। लेडी बर्ड एफिड के लिए, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए, बैसिलस thuringiensis कई तरह के इंसेक्ट्स के लिए काम में लिया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्लांट पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए काम में आता है। और लास्ट में आता है बैकुलोवायरस। अगले नंबर पे आता है माइक्रोब्स का यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे पहला बैक्टीरिया लिया राइजोबियम। राइजोबियम की खास बात ये होती है कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इसके अलावा और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन काम तो इनका भी यही है कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अगले नंबर पे आता है ग्लोमस। ग्लोमस ये एक फंगस है जो हायर प्लांट की रूट के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है। अच्छा, हायर प्लांट के साथ जब फंगस का रिलेशन होता है तो उसी को माइकोराइजा भी कहा जाता है। ग्लोमस से प्लांट को कई बेनिफिट होते हैं। इनमें सबसे पहला बेनिफिट ये प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसका एक यूज़ ये भी होता है कि ये प्लांट को रूट बॉर्न पैथोजन से रेजिस्ट करने का काम भी करता है। इसी का ही एक यूज़ और आता है, प्लांट को सैलिनिटी एंड ड्रॉग से टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। तो ग्लोमस से प्लांट को ये 3 बेनिफिट होते हैं। तो ये तीनों बेनिफिट आप ध्यान रखिए, लेकिन मेन है फॉस्फोरस प्रोवाइड करना। क्लियर। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आएगा एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलोटेरिया। एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलोटेरिया ये तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। मतलब इनमें ज़्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन ग्लोमस की बात करें तो ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स का ही अगला यूज़ आता है बायोगैस प्रोडक्शन में। बायोगैस मतलब ऐसी गैस जो गोबर से डेवलप की जाती है, काऊ डंग से डेवलप की जाती है। बायोगैस के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे मेन गैस मीथेन होती है। मीथेन के अलावा इसमें CO2 है। अच्छा, मीथेन के बाद सेकंड नंबर पर CO2 ही होती है। बाकी और गैसेस भी होती हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैसेस बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, मतलब ये ट्रेस गैसेस होती है। तो बायोगैस का एक कंपोजिशन आप ध्यान रखिए। मेन गैस पूछे तो मीथेन। बायोगैस बनाने में जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है उसका नाम मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है और ये कैटल्स के ड्यूमेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। बात आती है इंडिया के अंदर ये बायोगैस किन्होंने डेवलप किए। तो बायोगैस प्लांट को डेवलप करने का काम IARI और KVIC ने किया है। IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC का फुल फॉर्म खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन दोनों ने मिलकर इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट को डेवलप किया है।